हेलो एवरीवन, आप सभी का प्रीलिम्स इन्वेस्टमेंट कोर्स में स्वागत है। ये जो हमारा सीरीज है वो 10 के एमसीक्यू सीरीज होने वाला है, जिसका सेशन नंबर 5 हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेमिनिज्म। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेमिनिज्म की बात कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन दैट एम्स टू प्रोवाइड स्पेशल प्रिविलेजेस टू वुमेन। स्टेटमेंट 2 कहता है, इट बिलीव्स दैट इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन इज द रिजल्ट ऑफ पैट्रियार्की। स्टेटमेंट 3 कहता है, फेमिनिस्ट डू नॉट मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर टू प्रोमोट इक्वालिटी। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। फेमिनिज्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फेमिनिज्म क्या कहता है? फेमिनिज्म इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड मेन। एक्चुअली फेमिनिज्म जो है वो ट्राई करता है कि नॉट गिव द एक्स्ट्रा, वुमेन को एक्स्ट्रा प्रिविलेज देने की बात नहीं करता, वो इक्वालिटी की बात करता है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट, इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन इन सोसाइटी इज द रिजल्ट ऑफ पैट्रियार्की। और जो बात करता है, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम दैट वैल्यूज मेन more than women and gives men power over women. Feminists show us that much of the inequality between men and women is produced by society and not by nature. और स्टेटमेंट 3 जो है वो भी इनकरेक्ट है। वो ऐसे इनकरेक्ट है, एक्चुअली पैट्रियार्की जो है वो बेस्ड ऑन द इंजम्पशन दैट मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट बाय नेचर एंड दैट दिस डिफरेंसेस जस्टिफाई देयर अनइक्वल पोजिशन इन सोसाइटी। फेमिनिस्ट क्वेश्चन this way of thinking by making a distinction between sex, that is biological difference between men and women, and gender which determines the different roles that mean men and women play in society. For instance, the biological fact that only women can become pregnant and bear children does not require that only women should look after children after they are born. Next question देखते हैं आज का। Next question है, which one of the following statements is correct? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट है, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट सिटीजन्स। स्टेटमेंट 2 है, राइट्स आर प्रिविलेज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मेनी। तो ये जो राइट्स की बात किया जाता है ये सिटीजन को दिया जाता है अगेंस्ट द स्टेट, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। और ये राइट्स की बात कहाँ पे की गई है ये देख लीजिए, rights are legal and moral entitlements or claims of a person over other fellow beings over society and over the government. Fundamental rights guaranteed by the constitution are, in the absence of a specific constitutional provision, mainly enforceable against the state. The definition of the state mentioned in the article 12. तो स्टेट के बारे में कहाँ मेंशन किया गया है? आर्टिकल 12 में मेंशन किया गया है। और जो राइट होता है, राइट प्रोवाइडेड है, वो अगेंस्ट द स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वली, रिवार्डिंग पीपल इन प्रोपोर्शन टू दियर स्टेटस, रिकॉग्नाइजिंग स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड्स। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है, रिवार्डिंग पीपल इन प्रोपोर्शन टू दियर स्टेटस, तो ये स्टेटस नहीं होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो डेट मीन्स की ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, 1 and 3 ओनली। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, ये तो ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी की अगर बात करें तो ये स्टेटस के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ये क्वालिटी ऑफ दियर एफर्ट के हिसाब से होना चाहिए। और जो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड्स की बात करें तो स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवार्ड्स और ड्यूटीज, इट डज नॉट नेसेसरली कॉन्ट्राडिक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट सो मच एज एक्सटेंड इट, बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली could imply that people who are not equal in certain important respects could be treated differently. Next question देखते हैं। Next question हमारा है, in the context of Indian Constitution, which of the following options are appropriate for imposing reasonable restriction in India? तो reasonable restriction की बात कर रहा है और statements है, limitations imposed upon a person's right, restrictions on legislative power of government, limitations imposed upon judiciary by legislature। तो ये जो है रिस्ट्रिक्शंस ऑन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये तो राइट्स की बात कर रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन।
तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो पर्सनस राइट्स के ऊपर किया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो डेट मीन्स की ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ये देख लीजिए, द फ्रेज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कनॉट्स दैट द लिमिटेशंस imposed upon a person in enjoyment of the rights should not be arbitrary or an excessive nature beyond what is required in the interest of the public. Legislation which arbitrarily or excessively invades the right cannot be said to contain the quality of reasonableness unless it strikes a proper balance between the freedom guaranteed in Article 19(1)(2) and the social control permitted by Clause 6 of the Article 9. It must be held to be wanting in that quality. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेंडर इक्वालिटी इज इंश्योर्ड एट सेवरल इंस्टांसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टांसेस गिवन बिलो इज आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज इंश्योर्स फॉर रिनाउंसिंग प्रैक्टिसेस derogatory to the dignity of women. Directive principles of state policy secures equally the right to an adequate means of livelihood for both men and women. Fundamental rights ensures human conditions of work and for maternity leave for women. Part 9 of the Constitution ensure half of the seats to be reserved for women in panchayat. तो select the correct answer using the code given below. तो कोड देखते हैं क्या कहता है। तो ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी है 1 to 4 ओनली, ऑप्शन सी है 1 3 and 4 ओनली, एंड डी है 2 3 and 4 ओनली। तो अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटी तो इंश्योर करता है रिनाउंसिंग प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो गया। अगर डीपीएसपी की बात करें तो सिक्योर करता है इक्वली द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ये भी सही है। और अगर स्टेटमेंट 3 जो है, फंडामेंटल राइट्स इंश्योर्स ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन, तो ये जो बात किया गया है ये फंडामेंटल राइट बात नहीं करता, ये एक्चुअली डीपीएसपी में मेंशन है एंड आर्टिकल 42 में मेंशन है ये चीज़। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर स्टेटमेंट 4 की बात करें तो स्टेटमेंट 4 कहता है पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर हाफ ऑफ द सीट्स। तो पार्ट 9 क्या इंश्योर करता है, 1/3 ऑफ द सीट्स की बात करता है, ना कि हाफ ऑफ द सीट्स। तो 3 and 4 रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट 1 and 2 ओनली। ये देख लीजिए, ये स्टेटमेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज ये प्रमोट करता है हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड इंश्योर रिनाउंसेस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। और अगर स्टेटमेंट 2 की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 39 ए सिक्योर्स इक्वली द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। और स्टेटमेंट 3 जो था वो एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स गिवन था स्टेटमेंट 3 में, जो कि गलत है। ये कहाँ पे मेंशन है, अंडर डीपीएसपी आर्टिकल 42 डायरेक्ट्स द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क फॉर मैटरनिटी रिलीफ। स्टेटमेंट 4 जो है देख लीजिए, आर्टिकल 243D3 जो कहता है पार्ट 9 के अंदर जो मेंशन है, प्रोवाइड्स नॉट लेस देन 1/3, ना कि हाफ ऑफ द सीट्स reserved for women belonging to the scheduled caste and the scheduled tribes of the total number of seats to be filled by direct elections in every panchayat to be reserved for women. Next question देखते हैं। Next question है, which of the following fundamental rights are available to both citizens as well as foreigners? तो कौन सा fundamental rights मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि फॉरेनर्स एंड सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल है। तो स्टेटमेंट है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। स्टेटमेंट 2 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऑप्शन स्टेटमेंट 3 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। स्टेटमेंट 4 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो करेक्ट आंसर बताना है, ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 4 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 3 ओनली, एंड डी है 2 3 and 4 ओनली। तो अगर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस की बात करें तो ये कहाँ पे मेंशन है, ये आर्टिकल नंबर 20 में मेंशन किया गया है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 19 में मेंशन है। और अगर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर की बात करें तो ये आर्टिकल 26 है, एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 29 में मेंशन है। और अगर बात करें कि दोनों के लिए जो अवेलेबल होना चाहिए सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स के लिए, तो वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस
एंड ऑप्शन स्टेटमेंट 3 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो ये ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ये देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मेंशन है, ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एंड आर्टिकल ये देख लीजिए कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 26 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। एंड आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये कुछ और आर्टिकल्स है। आर्टिकल 19 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू reside and settle in any part of the territory of India, to practice any profession or to carry on any occupation, trade और business। और ये जो है फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो सिर्फ सिटीजन्स को प्रोवाइडेड है, ना कि फॉरेनर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately implies the above statement? तो जो राइट टू लाइफ की बात की गई है और राइट टू प्राइवेसी, तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का इंट्रिंसिक पार्ट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। आर्टिकल 14 एंड द प्रोविजंस अंडर द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 17 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4। आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम्स ग्रांटेड इन पार्ट 3। आर्टिकल 24 एंड द प्रोविजंस अंडर द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करें तो ये आर्टिकल 21 में मेंशन है। एंड केस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें, वो केस अगर आपको याद होगा तो उसमें मेंशन बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इन जस्टिस केस पुट्टुस्वामी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, the Supreme Court observed that right to privacy is an integral part of right to life and personal liberty guaranteed in Article 21 of the Constitution। और यहीं पे 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट द राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये था एक्सप्लेनेशन, ये ध्यान से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द दलित पैंथर्स मूवमेंट इन इंडिया। तो दलित पैंथर्स मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है दलित पैंथर्स वाज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित यूथ इन उत्तर प्रदेश। द लार्जर आइडियोलॉजिकल एजेंडा ऑफ द दलित पैंथर्स वाज टू डिस्ट्रॉय द कास्ट सिस्टम। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी है नाइदर 1 और नॉट 2। तो ये जो है दलित पैंथर्स जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है, बट ये जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं स्टार्ट हुआ था, ये एक्चुअली महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था इन 1970 के आसपास, 1970 के अराउंड। और इसका जो मेन आइडियोलॉजिकल एजेंडा जो था वो था डिस्ट्रॉय द कास्ट सिस्टम। तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, तो सो बी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाई द अर्ली 1970s इन इंडिया द फर्स्ट जनरेशन दलित ग्रेजुएट्स especially those living in city slums began to assert themselves from various platforms. Dalit Panthers was such a militant organization of Dalit youths. It was formed in Maharashtra in 1972। और इसका लार्जर आइडियोलॉजिकल एजेंडा की बात करें तो ये था डिस्ट्रॉय द कास्ट सिस्टम। ये देख लीजिएगा, ड्यूरिंग द 1970 दलित पैंथर्स रिसोर्टेड टू मास एक्शन फॉर द असर्शन ऑफ द दलित राइट्स। और इसने और सारे जितने भी डिप्रेस्ड कम्युनिटी थे उनको भी इंक्लूड किया, लाइक इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पुअर पीजेंट्स, लैंडलेस पुअर, उन सबको इंक्लूड किया इस मूवमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू पीजेंट्स मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 1980। तो जो पीजेंट मूवमेंट्स हुआ था 1980 में, तो उस टाइम की बात कर रहा है, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? These movements focused for lowering of government dues such as canal water charges. These movements were not confined to upper sections of peasantry. These movements believed that farmers are exploited by urban interest. इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ये जो है अपर सेक्शन तो इन्वॉल्व नहीं थे, तो ये तो रॉन्ग है। तो ये
Hence C will be the correct 1 and 3 only. सॉरी एक्चुअली क्या कह रहा है, नॉट कन्फाइंड, तो ये गलत है, ये एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है, सॉरी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। न्यू फार्मर्स मूवमेंट जो हुआ था 1980s में, वो एक्चुअली बेसिकली फोकस था मेनली ऑन डिमांडिंग रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। दे ऑल्सो प्रोटेस्टेड फॉर लोअरिंग और एलिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज सच एज कैनाल वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंटरेस्ट रेट एंड प्रिंसिपल ऑफ लोन्स। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो जो था, वेरी फ्यू पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो था वो बियॉन्ड व्हाट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज लैंड ऑनिंग पीजेंट्स इशू। These organizations showed little concern for the landless rural poor or rural women. It was, however, true that they were broad-based among the peasantry and not confined to the upper section. Not confined था तो correct statement हो गया था। Statement 3 भी देख लीजिए। The basic understanding on which the movements rested is that the government maintaining agricultural price at an artificially low level in order to provide cheap food and raw materials to urban areas. And the consequent disparity in prices result in farmers paying high prices for industrial goods needed as inputs into agriculture and receiving low returns for their produce. As a result, farmers are exploited by urban interest and are victims of internal colonialism. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स द व्यू ऑफ लिबर्टेरियंस ऑन इक्वालिटी। तो जो लिबर्टेरियंस का जो ऑन इक्वालिटी पे जो व्यू था उसके रिगार्डिंग है। तो लिबर्टेरियंस क्या बिलीव करते हैं, दे बिलीव ओपन एंड फेयर कंपटीशन इज नेसेसरी टू अचीव इक्वालिटी। दे बिलीव पब्लिक कंट्रोल ओवर एसेंशियल रिसोर्सेज इज नेसेसरी टू अचीव इक्वालिटी। दे बिलीव दैट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज आर नेसेसरली इंक्ड। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है कि दे बिलीव पब्लिक कंट्रोल ओवर एसेंशियल रिसोर्सेज इज नेसेसरी टू अचीव इक्वालिटी, ये एक्चुअली लिबरल लोगों का ये थिंकिंग नहीं है, ये एक्चुअली सोशलिज्म का थ्योरी है, ये सोशलिस्ट लोगों का थ्योरी है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा हेंस। एंड ये जो स्टेटमेंट 3 है ये भी रॉन्ग है, तो हेंस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ये देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ लिबरल्स जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ कंपटीशन को अपहोल्ड करते हैं, एंड सोशलिज्म जो है वो एडवोकेट्स करता है सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, प्लानिंग एंड कंट्रोल ओवर सर्टेन एरियाज सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। और लिबरल्स डू नॉट बिलीव दैट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल inequalities आर नेसेसरली लिंक्ड। दे मेंटेन दैट inequalities इन ईच ऑफ दीज स्पेयर्स शुड बी ट्रैक्ड अप्रोप्रिएटली। तो ये था आज का हमारा कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आज का सेशन हमारा यहीं तक था। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।